पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान की सरकार है, उसने व्यापक अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और ईरान को एंगेज करके उनको अपने साथ चलाकर एक अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ये नहीं हो सका, लिहाजा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गाली गलौज पे आ गए हैं। तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उनकी हिफाजत के लिए तैयार है, तो हम ईरान की भी हिफाजत के लिए तैयार है। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। और अभी भी हम सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ईरान को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो आप ज्यादा फिक्र ना करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट को समझता है और जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वही होगा। अगर आपने इस इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए, इन मुज़ाकरात के बाद अगर आपने जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी जो एक मीडिया टॉक है उसको भी सुना होगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनका जो कल स्टेटमेंट आया था, अगर आपने उसको भी देखा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और वो ये नहीं कह रहे ये प्रोसेस था, वो कह रहे हैं ये प्रोसेस है। तो अब आप डिप्लोमेसी को समझती हैं तो आप यकीनन इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि जब इन पीस टॉक्स में शामिल एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान में ईरान का एम्बेसडर है और इन टॉक्स में वो बैठे हुए थे, मौजूद थे, वो कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है वो काफी लंबा चलता है। अगर आप पिछले 5-6 साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पीस टॉक्स हुई और फिर जो एग्रीमेंट्स हुए, अगर आप उनको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े इश्यूज पे, इतनी बड़ी डिस्प्यूट्स पर सिर्फ एक सिटिंग में जो है ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई एकॉर्ड नहीं हो जाता। और इसमें अच्छी बात यह थी कि 1979 के बाद ये सबसे पहला सीनियर लेवल एंगेजमेंट था जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे और ईरान की तरफ से उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे, एंड दे एंगेज विद ईच अदर, दे एक्सचेंज देयर व्यूज विद ईच अदर फॉर मोर देन 21 आवर्स। मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं। जब 20 घंटे हो गए, बातचीत को 20 घंटे हो गए और ये बातचीत 21वें घंटे में दाखिल हुई, लास्ट आवर में जब दाखिल हुई, तो फिर जेडी वैंस और कालीबाफ के दरमियान एक बात पे इत्तेफाक हुआ कि फिलहाल जिन बातों पे हमारा एग्रीमेंट नजर आ रहा है, जिनमें हम क्लोज, वी आर वेरी क्लोज फॉर एन एग्रीमेंट, हम उनको अनाउंस नहीं करते। और जिन इश्यूज पे हमारा इख्तलाफ है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डेडलॉक आ रहा है और हर्डल है जो इशू, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। और ये जरूरत थी जेडी वैंस की। बड़ी एक अहम बात यह है कि जेडी वैंस जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात में उन्होंने 8-9 मरतबा एक्सक्यूज किया, फोन उठाया, साइड पे गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पे बात की। कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, एक दफा उन्होंने 10 मिनट तक उनको ब्रीफ किया। और डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली इन पीस टॉक्स में शामिल थे। बार बार जेडी वैंस उनसे गाइडेंस ले रहे थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जो चाहिए था, पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है। और अब भारतीय चैनल पर ये बातें करना और मौका फराहम करना हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को ये हवा का एक झोंका ही आप करार दे सकते हैं। आरफा खानम शेरवानी भारत की सहाफ़ी हैं, भारत के अंध भक्त बड़े जलते हैं इनसे। आरएसएस इन पर कई बार हमले करने की कोशिश भी कर चुका है। वैसे ऑनलाइन तो इन्हें कई बार पाकिस्तानी तक करार दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि ये एक बाकायदा मीडिया हाउस के साथ काम करती हैं तो इसलिए खुलकर इन पर कुछ बड़ा नहीं कर सकते भाजपा वाले या आरएसएस वाले। सिर्फ या तो ट्रोल करते हैं या अपने चमचों चमांटों के जरिए इन पर हमला करने की कोशिश की गई है कई बार। तो अब हामिद मीर का वहां पर जाना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भारतीय ऑडियंस पर लेकर जाना, और इनकी ऑडियंस भी बहुत बड़ी है, मिलियन व्यूज़ आते हैं इन्हें। और प्रवीण साने भी इसी चैनल पर आपको कई दफ़ा दिखे और हमने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया है। और ये उन भारतीयों के मुंह पर तमांचा है जो पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसके बाद? इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के बाद। हालांकि आज के आप बयानात देखें, चाहे वो जेडी वेंस का हो, मसूद पज़ेश्कियां का हो जो कि प्रेसिडेंट है ईरान, जो कि दूसरी मेन पार्टी है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की, तो वो बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इस बात का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। जबकि ईरान की तरफ से सजेशन भी यही आई है कि मुज़ाकरात दोबारा होंगे तो वो पाकिस्तान में ही होंगे, क्योंकि हम तमाम तर सिक्योरिटी से मुतमईन हैं। तो सुनते हैं कि हामिद मीर ने भारतीयों के अंदर घुसकर क्या कुछ मजीद कहा कि भारतीय बड़े तपे हुए हैं, और आरफा खानम को बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ इनके क्लिप्स बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया पर। अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, लेकिन इतना काफी नहीं है। देखिए, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ
नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का। और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है। प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अभी आपने अपनी बातचीत में ये कहा कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान इसको कामयाब मानता है। आपकी बात से मैं सहमत भी हूं। पूरे जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं, लेकिन भारत में जो एक सोच है, खासकर एक अहम तबके की, वो तबका जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तान इसको अपनी ब्रांडिंग और अपने प्रोफाइल के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो एक तरह से एक यूजफुल फ्रेंड है सिर्फ, कि अमेरिका डेस्परेट था, वो चाहता था कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हो या सीज फायर के लिए बातचीत शुरू हो कम से कम, और पाकिस्तान ने सिर्फ उसको डिलीवर किया। लेकिन पाकिस्तान अपने को बहुत बड़े हीरो के तौर पे दिखा रहा है। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत, मैं जानती हूं आप हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, आपको लगता है कि क्या ओवरप्ले कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को? आई एग्री विद यू। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने कोशिश शुरू की थी, एक्चुअली ये कोशिश शुरू हुई थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। तो जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जंग शुरू होने के फौरन बाद अब्बास इराक्ची से बात की, और फिर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं फरहान बिन फैसल, उनके साथ बात की और कोशिश की कि इनके दरमियान लड़ाई ना हो। और अगर आप मॉनिटर करें और थोड़े से फैक्ट्स को सामने रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने यूएई पे सैकड़ों मिसाइल मारे हैं इस जंग के दौरान। उन्होंने कुवैत पे बहुत मिसाइल मारे हैं, बहरीन पे बहुत मिसाइल मारे हैं। कम मिसाइल अगर मारे हैं तो कतर पे, और सबसे कम मिसाइल उन्होंने सऊदी अरब पे मारे हैं। तो इसको अमेरिकन मॉनिटर कर रहे थे इस चीज को, कि पाकिस्तान की कोशिश से अगर ईरान जो है उसने सऊदी अरब पे कम मिसाइल मारे हैं, और जो मारे भी हैं वो इधर उधर मार दिए हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा चले पाकिस्तान से कहते हैं कि भाई आप हमारी भी इनसे बातचीत करवा दें। तो उन्होंने इनसे कहा, पाकिस्तानियों से, कि अगर पॉसिबल है तो आप इनसे बातचीत का रास्ता निकालें, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने चाइना को बीच में डाला, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर एक 5 पॉइंट पीस फार्मूला दिया। और ये जो पीस टॉक्स हुई है ये एक्चुअली उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले के पैरामीटर्स के अंदर हुई है, क्योंकि ईरान उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले पे राजी था। हम ये खबरें देख रहे हैं कि आपके जंगी जहाज और फौजी सऊदी अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पहुंच गए होंगे, तो इस तरफ एक तरफ बातचीत हो रही है, ईरान के भी आप साथ हैं, साथ में नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम एक भाई भाई होने का एक साथ में एक मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बड़ा वेलकम किया गया ईरान को, ये बातचीत भी होस्ट की गई। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ आप अगर लड़ेंगे तो ये कैसे होता है? ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझाइए। जो ईरान के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो उनके प्लेन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योरिटी दी और तेहरान तक उनको सेफली लैंड करवाया। तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उनकी हिफाजत के लिए तैयार है, तो हम ईरान की भी हिफाजत के लिए तैयार है। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानियन डेलीगेशन का इस्तकबाल मिलिट्री यूनिफॉर्म में किया, जेडी वैस का इस्तकबाल एक सिविलियन ड्रेस में किया। तो मैसेज तो दे दिया, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये चलता है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान की सरकार है, उसने ब्याक वक्त अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और ईरान को इंगेज करके उनको अपने साथ चलाकर एक अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ये नहीं हो सका, लिहाजा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गाली गलौज पे आ गए हैं। तो ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो मेरा इशू नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, एंगेजमेंट अच्छी बात है, लेकिन जब जंग की बात आएगी, मैं यहाँ कहने, लेकिन ना ये तो अब आप एक अजम्पशन कर रही है ना कि जब जंग की बात आएगी, जंग तो हुई, जंग चल रही थी, ईरान के मिसाइल सऊदी अरब पे गिर रहे थे, हम सऊदी अरब को भी समझा रहे थे, ईरान को भी समझा रहे थे, और अभी भी हम सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ईरान को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो आप ज्यादा फिक्र ना करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट को समझता है और जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वही होगा। अब आखिरी सवाल आपसे, और आखिरी सवाल भी कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर ही है, वो ये कि जैसे मैंने बताया कि ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी डिप्लोमेसी को मैं भी थोड़ा बहुत समझती हूँ, और जो मोदी सरकार है उसकी नाकामियां हैं उस पर रिपोर्टिंग हम दिन रात करते हैं, वो अलग बात है। मैं यहाँ एक नेशनलिस्ट होकर नहीं बातचीत करना चाहती और आपसे भी ये उम्मीद नहीं करती मैं। लेकिन आखिरी बात ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कैसे एक मुल्क अमेरिका के साथ भी नजदीक है, उधर चाइना के साथ भी नजदीक है, यानी वही एक पैरेलल है कि ईरान और सऊदी अरब और यहाँ जो है चाइना और अमेरिका, कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान जो है ट्रेडिशनली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो प्रिंसिपल्स मुझे जिनकी समझ है, हम बुनियादी तौर पे चाइना के साथ हैं, और ये अमेरिकन को भी अच्छी तरह पता है। लेकिन हमने हमेशा अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश किया है। लेकिन अब अगर नरेंद्र मोदी साहब जो है उनकी मेहरबानी की वजह से ट्रंप साहब जबरदस्ती पाकिस्तान के गीत गाने लगे, तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा भाई हम भी आपके गीतों में शामिल हो जाते हैं। हमने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिसकी मैंने एक वॉर प्रेसिडेंट को एक पीस प्रेसिडेंट का तमगा या उसके लिए उनको नॉमिनेट करना या उसकी सिफारिश करना, क्या आपके गले उतरता है ये? नहीं, मैंने तो जब पहली दफा उसको नॉमिनेट किया मैंने उसकी उस वक्त भी मुखालफत की, फिर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी दफा उसकी नॉमिनेशन की मैंने उसकी फिर मुखालफत की, और मैंने कहा इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। फिर जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो
उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन 2-3 इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फटा है जी, वो जी ईरानी जो है वो तो यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है, तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं। और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो है इन पर कोई फटा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब आ गए थे। जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो है वो खड़े हो गए जब चंद इंच के फासले पे थे, देवर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू, तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए, अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए, उसमें वाजे तौर पे मेंशन्ड है कि ये सीज फायर लेबनान में भी होगा। तो जेडी वैंस ने ये होता है जब दूसरी तरफ से किसी पाकिस्तानी को मौका मिले, उसकी आवाज़ न डाउन की जाए, उसे टाइम दिया जाए, तो ऐसे जवाब दिए जाते हैं जो कि हामिद मीर ने आरफा खानिम को दिए हैं। और उनकी जो खुरक है, ये पूरे भारत की जो खुरक है, मेरे ख्याल में वो मट्ठी हो गई होगी ये सब कुछ देखने के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।